नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। असम में 2 कोरोना वेरिएंट से एक साथ संक्रमित हुई डॉक्टर। भारत में ऐसा है पहला मामला। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस जिस तरह से रूप बदल रहा है उससे टेंशन बढ़ती ही जा रही है। अब गुवाहाटी से चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। वहां एक महिला डॉक्टर कोरोना के डबल वेरिएंट से संक्रमित मिली है। एक ही समय पर किसी का 2 कोरोना वेरिएंट से संक्रमित होने का यह भारत का पहला मामला माना जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि महिला को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक दे दी गई थी। उनके सैंपल में अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट मिले हैं। दुनिया में सबसे पहला ऐसा मामला बेल्जियम से सामने आया था। वहां 90 साल की महिला को एक ही समय पर अल्फा और बीटा वेरिएंट से संक्रमित पाया गया था। उनकी बाद में मौत हो गई थी। महिला को कोरोना टीका नहीं लगाया गया था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बकरा ईद पर छूट देने पर आईएमए ने जताई नाराजगी। कहा कांवड़ यात्रा रद्द तो यहां ढील क्यों। जी हां दोस्तों, देश के कुछ हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगातार चिंता जताई जा रही है। इस बीच केरल सरकार के बकरीद के मौके पर कोविड-19 प्रतिबंधों से राहत देने के फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हैरानी जताई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसी दौरान आईएमए ने कहा है कि केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके बावजूद केरल सरकार का सख्ती हटाने का फैसला सही नहीं है। अपने बयान में एसोसिएशन ने केरल की राज्य सरकार से कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने की अपील भी की है। आईएमए ने कहा है कि बकरीद के लिए धार्मिक समारोह की इजाजत देना गलत है। मेडिकल इमरजेंसी के दौर में ऐसे फैसले नहीं लेना चाहिए। आईएमए ने इस दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने के फैसले का उदाहरण दिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शिवसेना एनसीपी में छिड़ी जुबानी जंग। शिवसेना नेता ने कहा कि हम 25 साल तक चुनेंगे महाराष्ट्र का सीएम। जी हां दोस्तों, शिवसेना और एनसीपी के बीच छिड़ी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले एनसीपी सांसद अमोल कोहले के बयान पर शिवसेना प्रवक्ता किशोर कानेरा ने सख्त पलटवार करते हुए गठबंधन में जहर न घोलने की नसीहत दी है। अब शिवसेना के पूर्व सांसद शिवाजीराव अधलराव पाटिल ने शिरूर के सांसद के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया है कि शिवसेना अगले 25 साल तक महाराष्ट्र का सीएम तय करेंगी। शिवाजीराव पाटिल ने एनसीपी सांसद अमोल कोहले के बयान पर कठोर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिवसेना ने फैसला किया है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा और वह अगले 25 साल तक ऐसा करेगी। पाटिल की यह सख्त प्रतिक्रिया न केवल एनसीपी बल्कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल सभी दलों के लिए संदेश है। जाहिर है कि इसके जरिए शिवसेना कांग्रेस को सीधे तौर पर महाराष्ट्र में उसकी स्थिति बता दी है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों की सेबी कर रही है जांच। वित्त राज्य मंत्री ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड यानी कि सेबी अपने नियमों के अनुपालन को लेकर अडानी समूह की कई कंपनियों की जांच कर रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को संसद में यह जानकारी दी। राजस्व खुफिया निर्देशालय भी अडानी समूह की कई कंपनियों की जांच कर रहा है। हालांकि वित्त राज्य मंत्री ने इस बात से इनकार किया है कि अडानी समूह की कंपनियों में एफपीआई के निवेश के बारे में प्रवर्तन निर्देशालय कोई जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निर्देशालय शेयरों की दिन प्रतिदिन की ट्रेडिंग के मामले में अडानी समूह में हिस्सेदारी रखने वाले एफपीआई की किसी तरह की जांच नहीं कर रहा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने बताया कि राजस्व खुफिया निर्देशालय भी अडानी समूह की कई कंपनियों की जांच कर रहा है। क्या इनकम टैक्स विभाग भी इन कंपनियों की कोई जांच कर रहा है। इसके जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि आयकर कानूनों के मुताबिक किसी टैक्स पेयर से संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कैश निकालना होगा महंगा। एटीएम कैश विड्रॉल चार्ज, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड शुल्क जल्द ही बढ़ेगा। जी हां दोस्तों, अब कैश निकालना और महंगा होने वाला है। ग्राहक के एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालने के बाद बैंक चार्ज लगा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को
ऑटोमेटेड टेलर मशीन पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दी है। ये संवैधानिक दरें 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगी। ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन दोनों शामिल है। इससे ज़्यादा होने पर उन्हें हर एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। कैश निकालने के लिए दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए मेट्रो सिटी में 3 और नॉन मेट्रो सिटी में 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शनों की अनुमति है। आपको बता दें दोस्तों, आरबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन के इंटरचेंज स्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने के साथ एटीएम चार्जेस की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया था। आरबीआई ने एटीएम ट्रांजैक्शन की इंटरचेंज फीस हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये कर दिया है। नई दरें 1 अगस्त 2021 से लागू होंगी। आरबीआई के अनुसार इंटरचेंज फीस बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट प्रोसेस करने वाले मर्चेंट से लिए जाने वाला शुल्क है। आपको बता दें दोस्तों, एसबीआई के अनुसार बीएसबीडी अकाउंट वाले ग्राहक ब्रांच और एटीएम से अब केवल सीमित संख्या यानी 4 बार तक ही बिना किसी सर्विस चार्ज के पैसे निकाल पाएंगे। इसके बाद यदि कोई ग्राहक एटीएम या ब्रांच से पैसे निकालता है तो उसे सर्विस चार्ज के तौर पर हर ट्रांजैक्शन के लिए 15 रुपये और जीएसटी का भुगतान करना होगा। एसबीआई के अलावा किसी अन्य एटीएम से पैसे निकालने पर भी यही नियम लागू होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी नेताओं की मांग, मध्य प्रदेश में भी बने जनसंख्या नियंत्रण कानून। जी हां दोस्तों, यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा पेश होते ही पड़ोसी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के कई मंत्री इसे लागू करने की वकालत करने लगे हैं। विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव जैसे मंत्रियों और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी कदम बताया है। इस तरह के विधेयक की मांग की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने तो इसे लेकर एक धर्म को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि वो ये भूल रहे हैं कि अगर कानून बना तो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष, उनके कई नेताओं को घर पर बैठना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राज्यों में फिर से खुल रहे हैं स्कूल कॉलेज। जाने आपके राज्य की क्या है स्थिति। जी हां दोस्तों, कोरोना के मामलों में कमी के कारण देश भर के कई राज्यों ने स्कूली छात्रों के लिए शारीरिक कक्षाएं फिर से खोलना शुरू कर दिया है। कई राज्य कई गतिविधियों को फिर से खोल रहे हैं, जिसमें स्कूलों को फिर से खोलना शामिल है। यहाँ राज्यवार स्कूल फीस से खुलने का नवीनतम अपडेट दिया गया है। बिहार राज्य में स्कूल 12 जुलाई को कक्षा 10 से 12 के छात्रों के लिए 50% उपस्थिति के साथ फिर से खुल गए। यहाँ कॉलेज और विश्वविद्यालयों को भी फिर से खोल दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले कहा था कि कक्षा 11वीं और 12वीं के स्कूल 26 जुलाई से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। महामारी की स्थिति के आधार पर जूनियर कक्षाओं को धीरे धीरे फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में स्कूल सप्ताह में 4 दिन और बाद में 6 दिन चलेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद परिवार को मिलेगा कितना पैसा। जी हां दोस्तों, यदि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या फिर आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने हाल फिलहाल में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। इसके तहत अब कर्मचारियों के नहीं रहने पर कर्मचारियों के परिवार और उन पर आश्रितों को मदद मिलेगी। आपको बता दें दोस्तों, नए नियमों के तहत अब सरकारी कर्मचारियों पर आश्रित लोगों के लिए पेंशन के 7 साल की सर्विस की शर्त को खत्म कर दिया है। अब अगर 7 साल की सर्विस पूरी होने से पहले ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार या उसके आश्रितों को पेंशन का 50% पैसा दिया जाएगा। यानी अब सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद मिलने वाली पेंशन को लेकर जो शर्त थी उसे हटा दिया गया है। इससे पहले कई मामलों में इस शर्त के कारण परिवार के लोगों को पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका समेत 15 देशों की तालिबान से अपील, बकरीद से पहले छोड़ दो हथियार। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान
अफगानिस्तान में छिड़ी हिंसा को रोकने के लिए 15 देशों ने तालिबान से शांति की अपील की है। अमेरिका समेत 15 देशों के राजनयिक मिशनों और नाटो के प्रतिनिधियों ने तालिबान से अपील की है कि वह बकरीद पर जंग छोड़ दें। अफगान सरकार और तालिबान के बीच दोहरा शांति वार्ता में सीज़फायर पर सहमति न बनने के बाद कई देशों के राजनयिक मशीनों की ओर से यह अपील की गई है। अफगानिस्तान के नेताओं का एक डेलीगेट्स वीकेंड पर कतर की राजधानी में तालिबान से मिला था, लेकिन रविवार को तालिबान की ओर से जारी बयान में सीज फायर का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। इसके बाद विदेशी मशीनों ने इस पर चिंता जताई और तालिबान से सीज फायर की अपील की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। HPCL और टाटा पावर के बीच हुआ समझौता, अब हर पेट्रोल पंप पर लगेगा EV चार्जिंग स्टेशन। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर और HPCL ने हाथ मिलाया है। टाटा पावर ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत टाटा पावर HPCL के सभी पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाएगा। टाटा पावर देश के बड़े शहरों और प्रमुख हाईवे के पास मौजूद पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज स्टेशन लगाएगा। टाटा पावर HPCL के सभी पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। ये चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर के चार्ज मोबाइल एप्लीकेशन EZ के साथ भी कनेक्ट होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों दिल्ली, यूपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश में मानसून के सक्रिय होने से कई बारिश का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। वहीं उत्तराखंड के मांडो गांव में बादल फटने से 3 लोगों की मौत और 4 लोगों के लापता होने की खबर है। इसके साथ हिमाचल प्रदेश और मुंबई में भी भारी बारिश ने जनधन की हानि हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 1 हफ्ते तक उत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में 23 जुलाई तक बादल बरसेंगे। आज हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद उत्तरी क्षेत्र सहित देश के कई हिस्सों में अगले 6-7 दिनों में भारी बारिश होगी, तो वह मानसून का सबसे ज़्यादा प्रभाव दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों आज सोना और चांदी दोनों के भाव टूटे हैं। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट की वजह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को सोना 126 रुपये की गिरावट के साथ 46,967 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया है, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 47,093 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें चांदी की, तो दोस्तों चांदी 97 रुपये की गिरावट के साथ 66,856 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जो पिछले कारोबार में 66,953 रुपये प्रति किलोग्राम थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने जीता विश्वास मत, PM नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। जी हां दोस्तों, नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने रविवार को बहाल हुए संसद के निचले सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। नेपाली कांग्रेस के 75 वर्षीय प्रमुख देउबा ने 275 संसदीय प्रतिनिधि सभा में 165 मत हासिल किए हैं। बताया जा रहा है कि 249 सांसदों ने इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया और उनमें से 83 ने देउबा के खिलाफ मतदान किया, जबकि एक सांसद तटस्थ रहा। देउबा को संसद का विश्वास हासिल करने के लिए कुल 136 मतों की आवश्यकता थी। संसद के निचले सदन में नेपाली कांग्रेस के 61 सदस्य, जबकि उनकी गठबंधन साझेदार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के 48 सदस्य हैं। CPN-UML के 26 सदस्य माधव नेपाल के करीबी हैं। उन्होंने देउबा का समर्थन किया है। जनता समाजवादी पार्टी के यादव गुट से भी देउबा का समर्थन किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से जनता परेशान, सरकार ने टैक्स से की 3.35 लाख करोड़ की कमाई। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल पर लगाने वाले टैक्स से बीते वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की कमाई 88% बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उत्पादन शुल्क बढ़ाए जाने के चलते सरकार की कमाई में इजाफा हुआ है। ये जानकारी सोमवार को पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर लाल डूडी ने लोकसभा में दी है।
दरअसल पिछले पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19.98 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 32.90 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह डीजल पर पिछले साल सरकार को 1.01 लाख करोड़ रुपए उत्पाद शुल्क के तौर पर मिले हैं। इसी अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रह 2.41 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कोलकाता में दी है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।